से उपस्थित है तो आजकल काफी है, सोशल मीडिया पे चल रही है श्रद्धा और आफताब के केस वाली। इस केस में हमने ये पाया है कि आफताब और श्रद्धा जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, तो आफताब ने करीब 35 टुकड़े उस लड़की के किए, जो कि एक बहुत ही विवत्स हत्या है और एक निर्मम हत्या की श्रेणी में हम इसको रख सकते हैं। ये कोई पहला केस नहीं है, इस तरीके के हजारों केस अब तक हुए हैं और सैकड़ों केस हमें एक वर्ष में और दर्जनों केस हमें एक महीने में सुनने पढ़ने देखने को मिल जाते हैं। मुद्दा ये उठता है कि इन केसों के से होने वाली जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं के पीछे का कारण क्या है, हम किसको इसका दोषी माने, समाज में तीव्रतर परिवर्तन हो रहे हैं क्या, उन परिवर्तनों को इसका कारण माने, या फिर माता पिता के द्वारा बच्चों को दिए जाने वाले जो संस्कारों की कमी है, उस संस्कारों की कमी को इसका कारण माने, या फिर आज की जो नारी सशक्तिकरण की विचारधारा है, उस विचारधारा को एडेप्ट करने का जो स्वरूप महिलाओं ने मान रखा है, या उस स्वरूप को कारण माने, या फिर किसी भी व्यक्ति को, या लड़का हो या लड़की, ये बात केवल लड़की तक सीमित नहीं है, ये बात लड़के तक भी सीमित है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़के भी इस तरीके की कृत्यों को अंजाम देते हैं। तो लड़का हो या लड़की हो, जो भी इस काम को करता है, करने वाले को इसका कारक माने। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, वो पर्सनल ओपिनियन ये है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी कार्य को करता है, उसके द्वारा जो भी गलत होता है, गलत तब होता है जब उसे गलत की पहचान ही नहीं होती। गलती से पहले बात है गलत की। जब आपको गलत का ही पता चल जाएगा कि गलत क्या होता है, तो गलती होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप जो भी कर रहे हैं उसका व्यक्तिगत खुद को जिम्मेदार ठहराएं, ना कि समाज को, ना कि संस्कार को, ना कि माता पिता को। गलत आज जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, इसके लिए ये कारक है, मैं मना नहीं कर रहा, इनको डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण है व्यक्तिगत। क्योंकि तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कोहू न काहू को सुख दुख कर भ्राता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई व्यक्ति किसी के सुख दुख का कारण नहीं बनता है, व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति जो कर्म करता है वो उसी कर्म के फल को भोगता है। तो हमें किसी भी प्रकार के जो गलत कृत्य हम करते हैं, दुष्कृत्य करते हैं, कुकृत्य करते हैं या गलती करते हैं जीवन में, उसका हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना चाहिए। आप जब व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना स्टार्ट कर देंगे तो गलतियों की संभावनाएं कम हो जाएंगी। अब हम वापस आते हैं मुद्दे पर कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो पहली बात यह है कि जो लड़कियों के लिए मैं विशेष रूप से ये वीडियो बना रहा हूं, खासकर उन लड़कियों के लिए, तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, लड़कियों को याद दिलाना चाह रहा हूं कि आप याद करो, प्राचीन वो टाइम था जिस समय 4 दीवारों में आपको रखा जाता था। लड़कियों के लिए शिक्षा एक हुआ करता था, दुष्कर कार्य हुआ करता था। लड़कियों के लिए चूल्हा, बर्तन, घर, ये सब कुछ ही होता था। इसके अलावा कोई भी ऐसी उन्हें स्वतंत्रताएं प्राप्त नहीं थी या अधिकार प्राप्त नहीं थे जो पुरुष को प्राप्त होते थे। लेकिन कुछ समाज सुधारक पैदा हुए, जिनमें राजा राम मोहन राय हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, D.K. कर्वे हैं, ठीक है, और क्या ना सावित्रीबाई फूले हैं, ज्योतिबा फूले हैं, B.R. अम्बेडकर जी हैं, है ना, पंडित रमाबाई हैं, और पंडित सुब्बाबाई हैं। तो इस कई तरीके की समाज सुधारक पैदा हुए हैं समाज में, जिन्होंने नारियों के उत्थान के लिए कार्य किया है। और इन्होंने आपके लिए ये ईश्वर प्रदत्त भले नहीं है ये अधिकार, लेकिन ये ईश्वर प्रदत्त अधिकार से कम भी नहीं है, जो लड़कियों के लिए स्पेशली इन्होंने दिए हैं। और वर्षों का इनका स्ट्रगल रहा है, उस स्ट्रगल के परिणाम स्वरूप महिलाओं को ये सारे अधिकार मिले। अब ये जो अधिकार वरदान स्वरूप आपको प्राप्त हुए हैं, ये वरदान माता पिता के लिए अभिशाप तो कम से कम ना बनने दो। माता पिता बच्चियों को पैदा करने से नहीं घबराते। बच्ची का पैदा होना पिता के लिए दुख का कारक नहीं होता। बच्ची तो सौभाग्य से प्राप्त होती है, लेकिन बच्ची की परवरिश सबसे बड़ी बात होती है। और व्यक्तिगत रूप से जो मैं मानता हूं वो ये मैं मानता हूं कि कोई भी पिता के बेटे से ज्यादा पिता अपनी पुत्री को प्रेम करता है, और बच्चे की ज्यादा परवरिश से ज्यादा वो बेटी की परवरिश करता है। कुछ अपवाद हैं जिनमें पिता ऐसे नहीं है, लेकिन अपवाद कभी भी आदर्श स्थापित नहीं कर सकते। अपवाद कोई भी नियम नहीं बनाते पाते। तो मैं अपवाद स्वरूप माता पिता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उन माता पिताओं की जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, बेटी पर बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं, बेटी को बहुत अच्छी परवरिश देने की कोशिश करते हैं। तो आपको उन 4 दीवारों से निकालकर पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, ठीक है। आप पढ़ने जाती हैं, पढ़ने जब जाती हैं तो पढ़ाई से ज्यादा आप दूसरी चीजों पर ध्यान देने लग जाती हैं। मैं मानता हूं कि पिता को बर्बाद करने में पुत्र से ज्यादा पुत्री का हाथ होता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एक पिता अपने लड़के को बहू ढूंढने के लिए इतनी मेहनत नहीं करता है जितना एक पिता अपनी बेटी को वर ढूंढने के लिए मेहनत करता है। ये पहली बात है। जब पिता को ऐसा लगता है कि ये वर उपयुक्त है, सुयोग्य है, तब ऐसी स्थिति में वो पिता अपनी लड़की की शादी उससे करता है। और ये आनंद फानंद में नहीं होता। पिता पूरी जिम्मेदारी, पूरी निष्ठा के साथ लड़के को ढूंढने निकलता है। ढूंढने में उसको 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 महीने, 6 महीने कुछ भी लग सकते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो अच्छे से अच्छे वर की तलाश करता है। किसके लिए? लड़की के लिए। इतनी तलाश वो घर में लाने वाली बहू के लिए नहीं करता जितनी लड़की के लिए वर की तलाश करता है। दूसरी बात,
आपके लिए वो एक इंजीनियर खरीद के देता है, आपके लिए वो डॉक्टर भी खरीद के देता है, वो अपनी हैसियत से बहुत आगे जाकर आपके लिए आईएएस आईपीएस अधिकारी भी खरीद के देता है। तो कहीं ना कहीं वो ऐसे लड़के को, ऐसे वर को खरीद के आपको देने की कोशिश करता है जिससे आप पूरे जीवन सुखी रहें, समृद्ध रहें। तो पिता से ज्यादा प्रेम करने वाला मेरे हिसाब से लड़की को, पुत्री को दुनिया में, इस सृष्टि में, इस समष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जो पिता से ज्यादा एक लड़की को प्रेम कर सके, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। आपको यह समझना है कि जब परिवार होता है तो परिवार कानूनी किताब की धाराओं से नहीं चलता है, परिवार आत्मा की, मन की भावनाओं से चलता है। और ये भावनाओं से बने हुए रिश्ते होते हैं। इनको कानून की धाराएं जब बीच में आती है, वहां पर गांठ पड़ना रिश्तों में शुरू हो जाती है। धाराएं आपको कहीं पर स्थापित करवा सकती हैं, लेकिन किसी के हृदय में आपका स्थान नहीं बना सकती। आपको कभी भी अब कानूनी धाराओं को लेकर, माता पिता के रिश्ते हो या परिवार का कोई भी रिश्ता हो, उस रिश्ते को कानूनी धाराओं के आधार पर तोलना गलत है। कानून देश के लिए है, देश चलाने के लिए है, आपका परिवार चलाने के लिए आपका अपना संविधान होगा, आपकी अपनी कुछ मर्यादाएं होंगी, कुछ सीमाएं होंगी जो आपको बंदिशें लगती हैं। ये बंदिशें नहीं है, ये एक्चुअल में मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं। स्वतंत्र होना अच्छी बात है, लेकिन स्वतंत्रता का भाव समझना भी बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता का सीधा मतलब होता है कि मैं अपना डंडा इस तरीके से घुमाऊं कि सामने वाले के डंडे में मेरा डंडा टकराए ना, इसे कहते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कभी भी अनियंत्रित नहीं होती है। स्वतंत्रता में मर्यादाएं होती हैं, स्वतंत्रता में बाध्यताएं होती हैं। आप अगर भारतीय संविधान को भी देखने की कोशिश करोगे तो भारतीय संविधान में दी गई स्वतंत्रताएं भी अनियंत्रित नहीं है, उनके ऊपर भी बाउंड्री लगी है, उनके ऊपर भी बाध्यताएं लगी हैं कि आप इस मर्यादा, इस सीमा, इस बाउंड्री के अंदर ही स्वतंत्र हैं। तो पहले आप अपनी स्वतंत्रता को समझें। पहली बात, लड़कियों को यह समझने की जरूरत है कि वो पिता को कभी भी या माता पिता को कभी भी कानूनी धारा का पाठ ना पढ़ाएं, क्योंकि आप संविधान देश की नहीं, आप परिवार की बात करने जा रही हैं। तो एक लड़की मां बनती है तो जैसे ही आप गर्भ में रोपित होते हैं, गर्भ में रोपित होने के बाद जैसे जैसे दिन निकलते जाते हैं, वैसे वैसे उठने में, बैठने में, खाने में, सोने में, हर जगह तकलीफ होती है। उस तकलीफ को आप अभी नहीं, आने वाले समय में समझोगी तो ये तकलीफ होने लगती है। भले आपका पैदा होना आपके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने ये पढ़ा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो 206 हड्डी टूटने के बराबर दर्द होता है, और ये दर्द सहने की क्षमता केवल महिला में प्रकृति ने दी है, पुरुष के अंदर ये क्षमता नहीं है। अब इतने दर्द को सहने के बाद भी जब बच्चा होता है, डिलीवरी हो जाती है, तो उसको देख के उसका दर्द गायब हो जाता है। तो आप यहां समझ सकते हैं कि वो कितना प्रेम आपसे करती है कि होने वाला इतना दर्द अब उसको असहनीय नहीं लगता, वो उसको सह जाती है। फिर आप धीरे धीरे बड़े होते हैं। लंबे समय बाद ये होता है कि जब आप उनके साथ समय बिताते हैं तो उनकी भावनाएं आपसे जुड़ने लगती हैं और वो सोचने लगते हैं कि ये हमारा बेटा है, क्योंकि हम मानव हैं, हम जानवर नहीं है। जानवर होते हैं जिन्हें सिखाया नहीं जाता, और जिन्हें सिखाया नहीं जाता वो जानवर ही होते हैं। चाहे तो ये कहो कि जानवरों को सिखाया नहीं जाता, चाहे ये कहो कि जिन्हें सिखाया नहीं जाता वो जानवर होते हैं। हम मानव हैं, हमें सिखाया ही जाएगा क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आप इनको मर्यादाएं समझें, इनको बंदिशें ना समझें। ये घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ने लगी हैं, और ये सबका जो मूल कारण है वो मूल कारण केवल और केवल हमारी वैयक्तिक नासमझी है। हमें इस पर विचार करना चाहिए। लड़कियों को ये बात समझना चाहिए कि वो ये ना कहें कि मैं वयस्क हो गई हूं, वो ये ना कहें कि ये मेरे मानव अधिकार का हनन है, वो ना कहे कि ये मेरी स्वतंत्रता का हनन है। स्वतंत्रता आपके माता पिता आपसे कभी नहीं छीनेंगे। आपके माता पिता या किसी देश का कोई राजा नहीं है जो आपसे आपकी स्वतंत्रता को छीनेगा। आपके माता पिता आपको मर्यादाओं में रखने की कोशिश करेंगे। वो मर्यादाओं में आपका दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि ये दृष्टिकोण मर्यादाओं वाला है, स्वतंत्रता छीनने वाला नहीं, क्योंकि स्वतंत्रताएं तो सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी हैं। एक मम्मी पापा कभी नहीं चाहेंगे कि उसके बच्चे विकास ना करें। जिनकी उपलब्धि, जिनकी सफलता उनके बच्चों की सफलता में वास करती है। तो आप ये क्यों मान लेती हैं या मान लेते हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम अपने डिसीजन ले सकते हैं। जब आप अपने डिसीजन लेते हैं, जीवन के ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, शादी वादी के, इन निर्णयों में आप असफल होते हैं। ये लफ्ज याद के कई केसों को देख सकते हैं। आ गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमने नारी को हमेशा पूज्य माना है। नारी सृजन का मूल आधार है, मेरा व्यक्तिगत मानना है। आप नारी की सीमाओं को, नारी की क्षमताओं को समझने की कोशिश कीजिए। आप इस तरीके से कोई भी कृत्य करते हैं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हम मानते हैं कि व्यक्तिगत रूप से ये हत्या किसकी हुई? श्रद्धा की हुई, या श्रद्धा जैसी हत्याएं कितने की हो चुकी वो पहले हुई, आने वाले समय में किसकी होगी? जो भी होगी, व्यक्ति दुनिया से चला जाएगा, लेकिन उससे जुड़े हुए जो लोग होते हैं परेशान तो वो भी होते हैं। एक माता पिता अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए नहीं पालते कि वो बड़ा होके ये कहे कि मैं अब बड़ा हो गया हूं, मैं अपने निर्णय ले सकता हूं। आपको अपने निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, उन अधिकारों का कोई हनन नहीं कर रहा है, लेकिन मर्यादा नाम की भी कोई चीज होती है। हमें इन मर्यादाओं को भी समझने की कोशिश करना चाहिए, और हमें ये कदापि नहीं भूलना चाहिए कि आपके बेटी के लिए
सब मैं पहले भी कह चुका हूं कि बेटी के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत, सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा दुलार अगर कोई करता है तो एक पिता ही करता है। और इसके लिए वो कितनी कोशिश करता है, अपनी घर की जमीन जायदाद सब बेच देता है आपकी शादी करने के लिए, और ताउम्र उसका कर्ज चुकाता रहता है। मैं मानता हूं कि बेटे पिता की आस हो सकते हैं, लेकिन लड़की विश्वास होती है पिता का। हम मानते हैं कि जो पुत्र होता है वो पुत्र पिता का भाग्य होता है, लेकिन लड़की सौभाग्य होती है। पुत्र किसी पिता की संपत्ति हो सकती है, लेकिन पुत्री उस पिता की समृद्धि होती है। लड़कियों को विशेष रूप से ये समझने की जरूरत है, और खासकर लड़कों को भी इस बात को समझने की जरूरत है कि कभी भी किसी भी विचारधारा में इस तरीके की बहने की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं है। हमारे परिवार, हमारी मर्यादाएं, हमारा सम्मान सर्वोपरि है। जिस व्यक्ति का सम्मान मर जाता है वो व्यक्ति खुद ब खुद मर जाता है। अगर आप अपने सम्मान को जिंदा रखेंगे तो आने वाले समय में आपकी पीढ़ियां उसका लाभ उठाएंगी। जब हम किसी भी सुसभ्य समाज का, शिक्षित समाज का, विकसित समाज की जब संकल्पना करते हैं तो वहां पर हम सुसभ्य नारी की स्थिति को देखते हैं। नारी की स्थिति का मानक किसी भी देश की सुसभ्यता का परिचायक होता है। आज की भी अगर हम नारियों को देखें, कोई पायलट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई खेल में निकल गई, ऐसा सशक्तिकरण अपनाओ ना। इश्क करना कौन सा सशक्तिकरण है? इश्क करने में कौन सी स्वतंत्रता आपको चाहिए? आपको अगर स्वतंत्रता चाहिए तो आप इस तरीके की स्वतंत्रता को एडॉप्ट करो ना। जैसे कि अभी अवनी लखेरा जो पैरालंपिक ओलंपिक में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया जिसने, ऐसी स्वतंत्रता को आप लोग क्यों नहीं अपनाती? सिन्हा जिनके दोनों के पैर नहीं है और उन्होंने एवरेस्ट पे तिरंगे झंडे को फहराया है, ऐसी स्वतंत्रता को क्यों नहीं अपनाते आप कल्पना चावला जैसी स्वतंत्रता को क्यों नहीं अपनाती? ऐसी स्वतंत्रता को अपनाओ ना, जिससे कि देश का भी विकास हो, परिवार का भी विकास।